हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है अंदर और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं बहुत सारे। इस कंडक्टर को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। क्या होगा, जैसे ही हमने बैटरी यहां पे लगा दी तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस डायरेक्शन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि हमें पता है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। और जैसे ही इन पे फोर्स लगेगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। अट्रैक्शन हुई, फोर्स लगी तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे मूव करेंगे तो इनके पास वेलोसिटी आ जाएगी। जो इसके पास वेलोसिटी आ जाती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें इस बैटरी की वजह से, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियस सी बात है बैटरी से लगा के आ जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी आ जाती है। अब देखिए, हमें ये सिंपल सी चीज पता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप मूव करेंगे। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे, अगर उस पर आप कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्सेलरेट करेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। अगर आप इस तरह से इसको पुश करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही फोर्स लग रही है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब ये सर्किट में एक बार थोड़ा सा स्लो होगा, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा तेज, और इसी तरह से इसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। तो क्या आपने ऐसा कभी देखा कि आपने एक बल्ब, आपके हमने एक सिंपल सी टॉर्चेस देखी है, मोबाइल की फ्लैश होती है, उसमें भी एक सिंपल सा बल्ब लगा होता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि आपके पास जो बल्ब है, पहले जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो पहले थोड़ा सा ग्लो होता है, फिर जो है इसकी इंटेंसिटी या इसकी ब्राइटनेस बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है, और मतलब बढ़ते ही चली जाती है। क्या आपने ऐसा कभी देखा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता है। बल्कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही एक बार ग्लो होना शुरू कर देता है तो वो फिर सेम रहती है। तो हमें ये बात पता है, जितनी करंट ज्यादा होगी उतना ज्यादा बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे हालांकि फोर्स तो लग रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो देखिए, हमें पता है कि कंडक्टर जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत हैवी होता है, वो मूव नहीं करता है अपनी जगह से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, इसके साथ हिट करेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, लगभग जीरो होगी। फिर से जैसे ही ये यहां से हिट करके जैसे ही आगे आएगा, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में गैप है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इस पे फोर्स लगेगी, यहां पहुंचेगा तो इसके साथ हिट करेगा। हिट किया तो फिर से स्पीड कम होगी। जैसा आपने दरिया में देखा है, जहां पे दरिया में पानी जो है, जहां पे पत्थर नहीं होते वहां पे पानी बहुत स्पीड से चल रहा होता है। लेकिन जहां पे बहुत सारे पत्थर होते हैं वहां पे क्या होता है कि पानी की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। उन पत्थर की वजह से पानी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाती है उसकी स्पीड। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही इसके साथ हिट करेगा इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। फिर से जैसे ही इसके मतलब इसको खाली पाथ मिलेगा तो फिर से इस पे फोर्स लगेगी और ये मूव करेगा। फिर से किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराएगा, फिर से जीरो हो जाएगी स्पीड। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आगे चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। यहाँ पे पहले स्पीड ज्यादा फिर जीरो, तो हम कौन सी वैल्यू को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ले लें? तो यहाँ पे हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पीड ले लें तो डिफरेंट होगी, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो डिफरेंट होगी, जैसे ही किसी और पॉइंट पे पहुंचेगा या यहाँ से हिट करेगा तो जीरो हो जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जैसे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, चाहे वो इस एटम के साथ हिट कर रहा है, इधर हिट कर रहा है,
तो हम ये देखते हैं यहां से यहां तक पूरा इसको कितना टाइम लगा और यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, उसको लेंथ डिवाइड बाय टाइम, वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल जाती है। जैसे आप यहां से किसी जगह जाते हैं, आपको पता है जब आप चाहे बाइक से जाएं या गाड़ी से जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से चले, तो ऐसा नहीं होता है कि आप कांस्टेंट रखते हैं वो स्पीड। जैसे ही मोड़ आ गया स्पीड ड्रॉप कर देते हैं, जैसे ही फिर से प्लेन रोड फिर से स्पीड बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप स्पीड को वेरी करते हैं। लेकिन जब ओवरऑल बात की जाए तो हम सीधा ये कहते हैं डिस्टेंस था 40 किलोमीटर और टाइम लगा आपको 1/2 आवर, तो या 1 आवर, तो आप करते हैं 40/1, तो आपके पास 40 किलोमीटर स्पीड निकल जाती है। तो इसको कहा जाता है एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड। तो उसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेरिवेशन है वो क्या है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का क्या कनेक्शन है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हमने समझना है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए, हमने डेरिवेशन देखनी है। हम ले लेते हैं कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस। और एक और चीज देखिए, जो हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। उनके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है, और वो स्पीड जो है थर्मल टेम्परेचर की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो उनके पास कुछ स्पीड होती है, उसको कहा जाता है थर्मल स्पीड। क्यों? क्योंकि वो थर्मल मोशन की वजह से होती है, या हम कहें थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, हीट एनर्जी की वजह से उसमें वो वेलोसिटी होती है या वो स्पीड होती है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव ही करता है तो यहाँ पे क्या करंट कंडक्टर में चलती है या नहीं? देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, आपने सीधा कोई बैटरी नहीं लगाई, डायरेक्ट एक बल्ब के साथ लगाया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर मूव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तीसरा इधर की तरफ मूव करेगा, लेकिन हमारे पास बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब इस सर्किट में जो है करंट फ्लो नहीं करती है। ये बात हमें पता है कि करंट कब फ्लो करेगी, जब चार्ज जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे। जैसे यहाँ पे अगर चार्ज जो है ऐसे फ्लो करेगा एक डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इसमें करंट फ्लो करेगी और ये बल्ब जो है ये भी ग्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे रैंडम मोशन तो है, ओवरऑल यहाँ पे किसी डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं करता है। तो माने कि हम मान के चलते हैं कि इसमें n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2, और ऐसे ही un, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी un, और ये कंप्लीटली रैंडम है। ये इसके साथ टकराएगा फिर इधर मूव करेगा, इसके साथ टकराएगा तो इधर मूव करेगा। तो अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2, सबका सम करेंगे और डिवाइड करेंगे n से, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों? ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की अभी के टाइम पे, जब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। तो ऐसा क्यों हमने लिखा कि ये 0 के इक्वल है? देखिए, कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास होगा, मान के चलिए एक पाइप है आपके पास और इसमें पानी भरा हुआ है, और दोनों साइड से क्लोज्ड है। हमें दिख रहा है कि पूरा पानी जो है वो रेस्ट में है, लेकिन क्या जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं? नहीं, वो मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं इधर उधर। यहाँ से एक जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके साथ हिट करेगा, नेक्स्ट वाला इसके साथ, रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो ये, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करें, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का सम करें, मैं ऐसे लिखता हूं un डिवाइडेड बाई n। तो अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव करता है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है। और अगर ये सिस्टम ओवरऑल हमें दिख रहा है बाहर से कि मूव नहीं कर रहा है, तो इन सब की वेलोसिटी मिला के जो है वो हमारे पास 0 आ जाती है। ये हम किसी भी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी सिस्टम हो। अगर वो ओवरऑल सिस्टम रुका हुआ है और अंदर से उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ये जो हमारे पास आ जाएगा ये 0 के इक्वल आएगा।
और अगर ये सिस्टम मूव कर रहा है, मानिए कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो भी है अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं और सिस्टम आगे मूव कर रहा है, तो जो सिस्टम की वेलोसिटी होगी पूरे सिस्टम की, वो हमारे पास, अगर आप इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे n से, तो हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी पूरे सिस्टम की वेलोसिटी। पूरा सिस्टम जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो हमारे पास ये निकल के आएगी। तो अब आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा। अभी मैंने कहा ये जो अगर आप बात करें, ये जो इतने से इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे साइड पे बना दूं, कंडक्टर के अंदर जो ये वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ये एक ही जगह रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसके लिए ये जो है ओवरऑल सिस्टम की जो वेलोसिटी है, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिला के 0 होगी। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। यहां पे हम इसी कंडक्टर के साथ एक बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और स्विच को जो है ऑन कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी जो है रैंडम वेलोसिटी भी है, थर्मल वेलोसिटी। तो ये सीधा ऐसा मूव नहीं करेगा आगे की तरफ। अब ये अगर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा पहले, तो इस पे थोड़ी सी फोर्स लगेगी इधर की तरफ, तो ये ऐसा मूव करेगा, थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ये ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ, अब ये थोड़ा सा इधर को जाएगा। तो ऐसे ही ये अगर यहां से निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो हो सकता है ये यहां से यहां हिट करे, यहां से यहां, यहां से यहां, और ऐसे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। आगे का मोशन जो इस फील्ड की वजह से या उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से आगे मूव कर रहा है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ हिट करे, फिर इधर की तरफ। ओवरऑल जो है हम देखेंगे वो आगे ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके पास कुछ वेलोसिटी है। देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम अगर आपके पास कोई, आपने वेलोसिटी निकालनी है किसी पार्टिकल की जिसपे फोर्स लग रही है या उसमें एक्सेलरेशन है, तो हम लिख सकते हैं u इज इक्वल v1। ये 1 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालते हैं। v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a, ये टाउ, t जो है यहाँ पे टाउ लिखेंगे। टाउ क्या है यहाँ पे, देखे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, मानिए आगे की तरफ निकला, तो यहां से जब तक यहां तक चल रहा है तो इस पे फोर्स लग रही है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा इसको पहुंचने में वो ये है। जैसे ही इसके साथ हिट करेगा तो किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसकी वेलोसिटी फिर से 0 होगी। तो यहां से आगे अलग इक्वेशन लगेगी। यहां से जैसे ही आगे निकलेगा फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए दूसरे के साथ टकराएगा, फिर से 0। तो सिर्फ इतने ही टाइम के अंदर अंदर इस पे फोर्स लगती है, फिर से 0 हो जाती है, फिर से दोबारा से लगती है। तो हम यहाँ पे फिलहाल इतने ही डिस्टेंस के लिए लेंगे कि यहाँ पे टाउ 1 लिखेंगे, जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो इतने, उस पे इतने टाइम तक फोर्स लगी। तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जो है इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है v2, उसके लिए भी यही इक्वेशन, उसके लिए u2 वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन सबके लिए सेम। क्योंकि देखिए जो फोर्स होती है हमारे पास, या हम इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी मान के चलिए ए ही सबके लिए है। यहाँ पे टाउ 2 होगा, हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं और ज्यादा टाइम या कम टाइम लग रहा है इसके लिए, तो टाउ 2 लिखेंगे। v3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए u3 प्लस ए टाउ 3। अब ओवरऑल जो है हम nth इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो un प्लस ए टाउ n। ये हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकली। यहाँ पे हमने लिखा है टाउ वेक्टर। ये जो है ये बाय मिस्टेक हुआ है। टाउ जो है ये टाइम के लिए यूज होता है यहाँ पे, और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर नहीं आएगा, ध्यान रखिए, इसलिए कि टाउ जो है खाली ऐसे ही आएगा क्योंकि टाइम के लिए यूज हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने कहीं यू के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है या वी के ऊपर, तो ध्यान रखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है उसकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनके ऊपर वेक्टर आएगा,
और ये जो u है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है तो इसके ऊपर भी वेक्टर आएगा। टाइम के ऊपर जो है इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर हम उन सब की वेलोसिटी को ऐड कर दें, फिर n से डिवाइड कर दें, जितने वो पार्टिकल्स हैं, जितनी वेलोसिटीज हैं, तो हमारे पास पूरे के पूरे सिस्टम, जो सिस्टम है उसकी वेलोसिटी निकल के आएगी। तो यहाँ पे वैसे ही हम करेंगे, इन सब वेलोसिटीज को ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे किया, लेकिन ध्यान रहे ये जो हमारे पास 0 के इक्वल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबको ऐड करेंगे, इन वाली साइड को, तो इस साइड भी ऐड हो जाएंगी। हमारे पास ये होगा इस तरह से v1 प्लस v2, इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। इस साइड n से भी डिवाइड किया है। उसी तरह से यहाँ पे फिर इस साइड भी ऐड होंगे सारे, u1 प्लस u2, यहाँ पे सीधे हम लिखते हैं un डिवाइडेड बाय n, प्लस इस साइड भी यही होगा a। यहाँ पे आप देखोगे कि a सब में कॉमन है तो a बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे τ1 प्लस τ2 और यहाँ पे τn डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास इक्वेशन निकली। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले हम इसको सबको ऐड करेंगे, n नहीं होगा यहाँ पे, ये इक्वेशन होगी ऊपर वाली, फिर दोनों साइड n से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी n आ जाएगा तो इस साइड भी n आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बनी। ये जो है ये हमारे पास सबका एवरेज निकला। अभी मैंने कहा कि देखो ये हमारे पास एक सिस्टम है जो मूव कर रहा है आगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भले ही इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा हो, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक उसकी जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी होगी, वो एवरेज वेलोसिटी होगी सारे इलेक्ट्रॉन्स की मिला के। तो अब हम यहाँ पे मान सकते हैं जिस हिसाब से सिस्टम पूरा आगे चल रहा है उसी हिसाब वही वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ओवरऑल तो वही रहेगी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन है, भले ही ये मूव करता है इधर उधर, अगर सिस्टम यहाँ पे पहुंचा है तो ये भी ऐसे ऐसे मूव करके इस टाइम पे यहीं पे पहुंचा होगा। ध्यान से समझे ये बात। ये आपके पास कंडक्टर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और मानो पूरा सिस्टम यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपको यहीं पे मिलेगा, लेकिन अब ये सीधा नहीं चला होगा, ये कहीं यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, लेकिन जितना टाइम इस पूरे सिस्टम को पहुंचने में लगेगा उतना ही ये यहाँ तक ले लेगा। इसलिए हम ले सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन की और सिस्टम की वेलोसिटी सेम है, तो इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd वेक्टर। ये एवरेज आ गई सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसको कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इस साइड हमारे पास आ जाएगा, अभी हमने बात की थी ये जो थर्मल वेलोसिटीज हैं इन सब का सम जो है वो 0 होगा, पहले ही हमने देखा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और दूसरी साइड a वेक्टर τ1 प्लस τ2 और अप टू τn डिवाइडेड बाय n। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बनी। ये जो हमारे पास है τ1 प्लस τ2 प्लस ये τn, ये क्या है हमारे पास, इसको कहा जाएगा एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब, देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है, यहाँ पे यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है रिलैक्स तरीके से मूव कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम हो सकता है 0.1 सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे, दूसरा जो है थोड़ा सा ज्यादा तेज चल रहा है तो उसके लिए 0.5 हो या 0.01 हो सकता है, तीसरे के लिए कुछ और हो सकता है। तो हम एवरेज ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे पास इन सब का सम हमारे पास होगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको मैं टाउ लिख सकता हूं, सबका जैसे वेलोसिटी एवरेज निकाली वैसे टाइम एवरेज भी होगा। तो हमारे पास ये जो vd आ जाएगा उस टाइम पे ये होगा a वेक्टर टाउ, और इसको ये जो इसको av भी लिख सकते हैं एवरेज। तो हमारे पास यहां तक ये आ गया। अब हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सिंपल है यहां से आगे। तो देखिए यहां से आगे क्या करना है, हमारे पास ये कंडक्टर है, अभी हमने बात की है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव है। अब देखिए हमें पता है फोर्स जो होती है एक इलेक्ट्रॉन पे
तो कूलम्स लॉ के हिसाब से वो Q इंटू ई होती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास माइनस ई वेक्टर। ये फोर्स हमारे पास होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वहां से। अब फोर्स जो होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। हमने ए निकालना है, ए आ जाएगा हमारे पास माइनस ई अपॉन एम। एम जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मास, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उस पे जो फोर्स लग रही होती है तो वो ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं वी डी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम टाउ, या आप टाउ ए भी लिख सकते हैं या सिंपल इस तरह से। अब देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ माइनस लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साइड होगी। जो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आता है, उधर तो नहीं जाएगा, इधर से नेगेटिव है, रिपेल करेगा। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेरिवेशन है वो निकल के आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रहे Q यहाँ पे चार्ज है तो E की वैल्यू जो है 1.6 कुछ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम सिंपली E लिख देते हैं यहाँ पे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हमारे पास ये टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये जो है किसी भी मटेरियल के लिए अराउंड 10⁻⁻14 के आसपास होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड्स। तो इसके बाद हम अब बात करेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का कनेक्शन क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ से एक चीज समझ लेते हैं। देखिए अगर हम इन सारी वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास 10 अप्रोक्सीमेटली किसी कंडक्टर के लिए 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ इसका? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड को अगर हम ऐसे समझें कि अगर आपके पास एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.0001 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहे यहाँ पे कि एक सेकंड जब होगा तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 सेकंड के अंदर अंदर ये, या 10⁻⁴ इतने 10,000 सेकंड के अंदर ये 1 मीटर डिस्टेंस चलेगा। समझना बात को, 10,000 सेकंड के बाद ये 1 मीटर डिस्टेंस चलेगा। तो कितनी कम स्पीड है ये। हमारे पास जो है बहुत मतलब जो स्नेल चलती है किसी भी जगह, तो आपने देखा होगा कैसे चलती है, उससे भी स्लो स्पीड है ये हमारे पास। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर इलेक्ट्रॉन इतना ही स्लो चलता है आगे की तरफ, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, आपने स्विच ऑन किया, अचानक से बिजली जलती है, ऐसा नहीं होता है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला हुआ है, आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये बैटरी है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसको फिलहाल तो 10,000, अगर ये 1 मीटर की वायर है 10,000 सेकंड लगेंगे इसको यहां तक पहुंचने के लिए। लगभग ये 2-3 घंटे से ज्यादा ही होता है, तो यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जब आप स्विच ऑन करते तो 2-3 घंटे लगने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए आपने सिरिंज देखी होगी जिससे हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है जिसको हम पुश करते हैं तो जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है या कोई भी इसमें जो भी दवाई होती है तो वो आगे मूव करती है। तो आपने देखा होगा पिस्टन जो है वो स्लोली मूव करता है। जैसे ही हम पुश करते हैं, ये पूरा पानी से भरा होता है, जैसे ही पुश करते हैं तो आगे से पानी निकलता है। क्या ये जो यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल या थोड़ा सा पानी, क्या ये यहाँ पे पहुंचा हुआ है उस टाइम पे? नहीं। क्या हुआ है कि ये तो चल रहा है, ये अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पूरा पानी से भरा हुआ है। जैसे ही हम पुश करते हैं तो पूरा पानी थोड़ा सा मूव करता है, तो यहाँ पे भी पानी जो है बाहर निकलता है। ऐसा नहीं होता है जब ये पिस्टन यहाँ पहुंचेगा तब पानी बाहर निकलेगा। पूरा का पूरा जो सिरिंज जो है वो भरी है पानी से, जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगती है उससे पूरा पानी चलता है।
वैसे ही हमारे पास जो कंडक्टर होता है, माने ये आपके पास एक बल्ब है, कंडक्टर भी जो है इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। ये बैटरी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरे इस सिस्टम में एक फोर्स लगती है। उससे क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जरा जरा चलना शुरू होते हैं। तो करंट जो है वो सिस्टम में फ्लो करती है इंस्टेंटेनियसली, मतलब बिल्कुल थोड़े से ही कुछ सेकंड भी नहीं कहेंगे, एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के अंदर अंदर करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देती है। इस वजह से कि पूरे कंडक्टर में, पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचा है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है मतलब 10 घंटे के बाद यहाँ पहुंचे, लेकिन ये जो है पूरा सिस्टम मूव करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी पानी की, ये पिस्टन यहाँ पे आगे हम देखते हैं सुई लगी होती है और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आगे निकलता है। तो जैसे आप पुश करते हैं उसी टाइम पे यहाँ से पानी निकलता है। हालांकि ये जो पिस्टन है ये अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, इसके साथ वाला पानी वो बाहर नहीं निकला है। अभी जो ये भरा हुआ है उस पूरे पे प्रेशर लग रहा है और पूरा पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव कर रहा है। तो इसी तरह सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ मूव करते हैं, तो उससे हमारे पास सिस्टम में करंट फ्लो करती है। और दूसरी बात, हमें ये बात भी पता है, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हाई स्पीड से चले तब हम कहेंगे करंट बहुत ज्यादा है। हमने ये देखा था करंट क्या होती है कि ये जो सरफेस है इससे कितना चार्ज बाहर जाएगा, जितना चार्ज बाहर जाएगा वो करंट होगी। तो यहाँ पे स्पीड की बात नहीं है, यहाँ पे कि क्रॉस कितना चार्ज कर रहा है। जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर देते हैं, और तो उसी हिसाब से हमारे पास चार्ज होगा। 100 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो ज्यादा करंट होगी। तो ये था हमारे पास आइडिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। एक जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा उसी तरह से हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का क्या रिलेशन है। देखिए, हम यहाँ पे एक कंडक्टर ले लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है। हमने ये देखा कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट। तो मान के चलते हैं इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी है हमारे पास। डी हम नीचे इसलिए लगा देते हैं तो हमें ये ध्यान रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कंडक्टर है, इसमें मान के चलिए कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी जो नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो n है। क्या मतलब कि अगर आप यूनिट वॉल्यूम ले लें इस कंडक्टर का तो उसमें n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n को हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, इसका जो एरिया है वो हम a ले लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं l। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो अगर n इलेक्ट्रॉन जो है यूनिट वॉल्यूम के अंदर हैं तो इस वॉल्यूम के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन v वॉल्यूम, या इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज इक्वल टू कितने होंगे, n मल्टीप्लाई al। यहाँ पे जहां रहे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर हमें निकल जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, मान के चलिए 100 निकल जाता है 100। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है तो 100 का कितना होगा, सिंपली e इंटू 100। वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारे पास एक नंबर निकला है इसको हम इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है। हम चार्ज हम इस तरह से इसको लिखेंगे, Q इज इक्वल टू जो चार्ज है इस कंडक्टर में वो है NaL मल्टीप्लाई बाई ई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NaLe। ये हमारे पास चार्ज है इस पूरे कंडक्टर के अंदर। अब देखिए, हमने अभी बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल है, E। ये हमारे पास कंडक्टर है। हम थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा ले लेते हैं, कोई बात नहीं कि अगर हम यहां से यहां बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे मूव कर रहा है।
इसको यहां से जितना यहां तक टाइम लगेगा उतने ही टाइम में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है बाहर जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास ये अभी बात की थी हमने सिरिंज की, या हम यहाँ पे बात करें पाइप की, तो जैसे ये पिस्टन आप आगे मूव करते हैं, जब ये पिस्टन यहां पहुंचेगा जितना इसमें पानी है वो सब निकल जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाएगा इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा चलने में, तो हम ये बता सकते हैं कि ये सारा वॉल्यूम जो है कितने टाइम में खाली होगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है और हमें पता है कि यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने कितना टाइम लगेगा और उतने ही टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएंगे। इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने अभी देखा NaL, और चार्ज कितना है वो इतना है। तो हमें टाइम निकालना है, हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से टाइम निकल के आएगा d/v। तो देखिए टाइम लगेगा इसको खाली होने में, अगर इसकी वेलोसिटी है v और लेंथ है कंडक्टर की l, तो L/Vd ये हमारे पास पता होगा टाइम इसका, कि इतने टाइम में ये जो चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन से बाहर चला जाएगा। तो करंट की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है, करंट होती है कि कितना चार्ज क्रॉस होता है इससे 1 सेकंड के अंदर। तो करंट हो जाएगी Q, चार्ज क्रॉस हो रहा है और T टाइम लग रहा है, Q/T। तो ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास निकल के आएगा I = Q यहां पे है NaLe डिवाइडेड बाय T जो है वो है L/Vd। तो ये बनेगा हमारे पास, L और L कैंसल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा NaeVd। ये जहां रहे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, d इसके साथ में नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर डेंसिटी पे, एरिया ऑफ कंडक्टर पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। पहले ही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट ये जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होता है कंडक्टर के लिए, तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड होगी, या हम उल्टा कहें जितनी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के और वीडियोस चाहते हैं, और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।